हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपको पता है कि हमने भाषा शिक्षण का जो है कॉमन पार्ट शुरू कर दिया था और कल तक की क्लास में अपन ने भाषा शिक्षण के बारे में कुछ चीजें जानी थी। आज की क्लास में मैं आपको और भाषा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा और उसके बाद अपन कौशल और भाषा दक्षता के ऊपर बात करेंगे। 3-4 क्लास का सिस्टम इसमें लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है, अभी अपने पास में कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आराम से इसको व्यवस्थित पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो आपको मेरी आशा है कि चीज समझ में तो आई रही होगी। इसमें तो कोई दो मत वाली बात है नहीं कि कल्पनाएं आपको सारी समझ में आ रही है, चीजें आपको सारी समझ में आ रही है और दिक्कत आपको इसमें किसी के अंतर्गत कुछ होनी नहीं चाहिए, जहां तक मुझे पता है। खैर चलिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत अपन क्या चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों भाषा विकास का क्रम या भाषा के बारे में कौन कौन सा क्रम चला था। यहां पे भाषा का मेरा संबंध है हिंदी से। भाषा विकास का क्रम आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि भाषा विकास का क्रम कैसे बना था, आपको यह ध्यान रखना है। यहां पे अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे मेरे दोस्तों, भाषा विकास में अपन यहां पे हिंदी की बात करेंगे। भाई किसकी बात करेंगे अपन, हिंदी की बात करेंगे। भाषा विकास के क्रम के अंतर्गत किसकी बात की जाएगी, हिंदी भाषा की बात की जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका भाषा का जो है उद्गम हुआ कहां से था या इसका उद्गम हिंदी का माना कहां से जाता है। जैसे देखिएगा, हिंदी के यदि उद्गम की अपन बात करें तो आप सबको पता है कि हिंदी का जो उद्गम हुआ था वो कहां से माना जाता है, आपके संस्कृत से माना जाता है। कौन सी भाषा से माना जाता है मेरे दोस्तों, हिंदी का जो आपके उद्गम हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ है, तो हिंदी का जो उद्गम हुआ है वो आपके संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषाएं दो प्रकार की हुआ करती थी। एक तो आपके संस्कृत आती थी जिसको कहा जाता था आपके वैदिक संस्कृत, जो केवल पांडित्य प्रणाली से जुड़े हुए लोग ही इसका क्या करते थे, आपके प्रयोग करते थे। तो एक तो हुआ करती थी आपके वैदिक संस्कृत और एक आपके यहां पे हुआ करती थी लौकिक संस्कृत। दो प्रकार की संस्कृत हुआ करती थी। लौकिक संस्कृत का प्रयोग लोक की बोलचाल की भाषा के अंतर्गत किया जाता। हम सामान्य बोलचाल की भाषा के अंतर्गत इसका क्या करते थे, आपके प्रयोग करते थे। तो आपको यह पता है कि उद्गम जो हुआ है वो कहां से हुआ है, तो आपको पता है कि उद्गम जो हुआ है वो कहां से हुआ था मेरे दोस्तों, आपके वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो थी। अब हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो लौकिक संस्कृत से हुआ है। कहां से हुआ है, आपके लौकिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत में बौद्ध धर्म के जुड़े हुए लोग एक भाषा लेकर के आए थे। लौकिक संस्कृत से एक भाषा बाहर आई थी, जो ऐसा कहा जाता है कि यह भाषा किसके द्वारा विकसित की गई है, तो यह बौद्ध धर्म के द्वारा विकसित की गई थी और इस भाषा का नाम था आपके पाली भाषा। आज भी चलती है ये, है ना। बहुत सारे लोग आपके यूपीएससी में मेंस जैसे एग्जाम में इनका प्रयोग भी करते हैं। पाली भाषा आई थी, जो कौन लेकर के आए थे, आपके बौद्ध धर्म के लोग लेकर के आए थे। आप लिखना चाहो ये लाइन तो भी इसके नीचे आप लिख सकते हो। इस पाली भाषा के बाद में आपके इस बौद्ध धर्म से अलग हुआ था आपके, या आप यूं कह सकते हो कि इसका एक सिमिलर धर्म आया था, जैन धर्म। जैन धर्म ने क्या किया, आपके पाली भाषा से एक भाषा और बाहर निकाल दी। इस पाली भाषा से ही बन करके आपके आई मेरे दोस्तों, जिसका नाम था आपके प्राकृत भाषा। पाली भाषा से दूसरी भाषा कौन सी आई थी, तो दूसरी भाषा आपके मानी जाती है आपके प्राकृत भाषा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि संस्कृत के दो भाग थे, वैदिक संस्कृत और एक कौन सा था, आपके लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आपके बौद्ध धर्म के लोग कौन सी भाषा लेकर के आए थे, पाली भाषा। और पाली भाषा से ही आपके आगे जाकर के एक जैन धर्म के लोग थे, वो आपके कौन सी भाषा लेकर के आए मेरे दोस्तों, आपके प्राकृत भाषा लेकर के आए थे। आपको यह ध्यान रखना है, इसी प्राकृत भाषा से आगे जाकर के एक और भाषा आई जिसको अपन कहते हैं अपभ्रंश भाषा, खंडित भाषा, है ना। कौन सी भाषा बनी थी मेरे दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का निर्माण किया गया। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से क्या बनकर के आई थी मेरे दोस्तों, आपके अपभ्रंश भाषा आई थी। और अपभ्रंश भाषा के बाद में एक आपके और भाषा आई थी जिसको शैड सैनी या शोर सैनी कहा जाता है, शोर सैनी भाषा। कितना कर्म हो गया आपके,
संस्कृत, संस्कृत में लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से कौन सी भाषा है आपके शोरसेनी, और इसी शोरसेनी भाषा से आपका हिंदी का उद्गम माना जाता है। यहां से आपके कौन सी भाषा आती है मेरे दोस्तों, आपकी हिंदी भाषा आती है। तो आपको यह पूछा जाए कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या था, तो बड़ा सिंपल सा क्रम था कि संस्कृत भाषा से ये आई थी। एक वैदिक संस्कृत हुआ करती है, एक लौकिक संस्कृत हुआ करती है। लौकिक संस्कृत से आपके पाली भाषा आती है, पाली से आपके प्राकृत भाषा आती है, प्राकृत से आपके अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश से आपके शोरसेनी भाषा आती है, और शोरसेनी से आपकी कौन सी भाषा बन जाती है, तो कौन सी भाषा याद रखोगे, हिंदी भाषा आपको ध्यान रखनी है। यहां पे हिंदी भाषा का क्या हुआ था, आपके निर्माण हुआ था। विक्रम संवत 1000 के आसपास का समय माना जाता है मेरे दोस्तों। हिंदी भाषा का उद्गम का समय कब माना जाता है, विक्रम संवत 1050 के आसपास। विक्रम संवत 1050 के आसपास का जो समय है वो आपके इसका माना जाता है, और 993 ईस्वी भी माना जाता है यदि लिखवा जाए तो। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विक्रम संवत 1050 के आसपास में आपके शोरसेनी से अलग होकर के कौन सी भाषा बनी थी, तो वहां पे आपकी हिंदी भाषा बनी थी। ये एक आपका बेसिक क्रम है जो आपको हिंदी भाषा के बारे में याद रखना है। हालांकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आपकी हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक जब हिंदी की शुरुआत करता है तब ये सारी एक बेसिक जानकारी आपको दे देता होगा। व्याकरण पढ़ाने वाला शिक्षक जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे वो ऐसी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन हमारा काम है कि शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र की जो भी ऐसी बातें आती है आपको हमें बता देनी चाहिए। तो ये आपको एक क्रम के रूप में इसको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है हिंदी भाषा जो है, कुछ बातें आपको याद रखनी, मैं यहां पे हेडिंग लगा देता हूं, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखोगे, आपको एक तो यह ध्यान रखना है हिंदी भाषा भारत और यूरोप की भाषा है। भारत व यूरोप की भाषा है, यूरोप की भाषा है, इसीलिए इसे बारोप्य भाषा भी कहा जाता है। बारोप्य भाषा भारत और यूरोप के अंतर्गत प्रचलित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आपके बारोप्य भाषा भी कहा जाता है। यह आपको एक हिंदी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में क्या रखना है, ध्यान रखना है। भारत के अंतर्गत यदि बात की जाए तो आपको ध्यान रखना लगभग 10 से अधिक राज्यों में, लगभग 10 राज्यों में हिंदी स्पष्ट बोली जाती है। 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, सर्वाधिक बोली है ना, बोली जाने वाली भाषा। 10 राज्यों के अंतर्गत लगभग हिंदी भाषी राज्य आपके क्या होते हैं मेरे दोस्तों, माने जाते हैं। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह कहा जाता है आपके अंतर्गत कि मध्य और पश्चिमी भारत में हिंदी का प्रचलन सबसे ज्यादा रहा था एक समय तक। कहां रहा था दोस्तों, मध्य पश्चिमी भारत में प्रचलन अधिक रहा। मध्य पश्चिमी भारत में, मध्य पश्चिमी भारत में अधिक प्रचलन इसका माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रचलन रहा था वो कहां रहा था मेरे दोस्तों, वो आपके रहा था मध्य और पश्चिमी भारत में। इनका प्रचलन क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, अधिक माना जाता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक आपको और ध्यान रखना है, भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा और यमुना। गंगा यमुना के तटीय मैदानों पर हिंदी का प्रचलन सबसे ज्यादा रहा था। गंगा यमुना के तट पर बसे हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे अधिकांश आपके हिंदी का प्रचलन क्या रहा मेरे दोस्तों, अधिक रहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गंगा यमुना के तटीय मैदानों में, कौन सी नदियों के मेरे दोस्तों, गंगा यमुना के तटीय मैदानों में या सटे हुए मैदानों में, तटीय मैदानों में हिंदी का प्रचलन अधिक रहा। हिंदी का प्रचलन क्या रहा मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना हिंदी का प्रचलन अधिक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रचलन क्या रहा, आपके अधिक रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो मध्य पश्चिमी भारत के अंतर्गत आपके इसका प्रचलन अधिक रहा, और एक क्या याद रखोगे, आपके इनके जो है गंगा यमुना के वहां पे अधिक रहा। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द जो है ना वो स्वयं हिंदी भाषा का नहीं है। हिंदी शब्द आपके
फारसी भाषा का है, ये ध्यान रखना। हिंदी भाषा जो है इसमें जो आपके ये हिंदी शब्द हैं वो कौन सी भाषा का है, तो ध्यान रखना हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो ध्यान रखना हिंदी शब्द आपके फारसी भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार अपन वापस यहां से रिवीजन करते हैं, मैंने क्या क्या चीजें आपको समझाई। हम पढ़ रहे थे भाषा विकास क्रम में हिंदी की उत्पत्ति का क्रम पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। संस्कृत दो प्रकार की हुआ करती थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग केवल पांडित्य प्रणाली से जुड़े हुए लोग करते थे, लौकिक संस्कृत को बोलचाल के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसी लौकिक संस्कृत से आपके बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा लेकर के आए। बौद्ध धर्म से सिमिलर एक धर्म आया था जिसका नाम था जैन धर्म, वो आपके प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उससे फिर एक अपभ्रंश भाषा बनी, अपभ्रंश से आपकी शोर श्रेणी बनी और शोर श्रेणी से आपके किसका निर्माण हो गया, हिंदी भाषा का निर्माण माना जाता है। यह भी ध्यान रखना विक्रम संवत 1050 के आसपास में आपकी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है कि हिंदी का लगभग प्रचलन प्रारंभ हो गया था। कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है कि इसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं क्योंकि भारत और यूरोप की भाषा का मिश्रण माना जाता है। लगभग 10 राज्यों के अंदर हिंदी बोली जाती है भारत के अंतर्गत, जहां पे स्पष्ट रूप से उनकी राजभाषा के रूप में जो है आपके ये मानी जाती है। मध्य पश्चिमी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे भी आपकी हिंदी अधिक बोली जाती है और गंगा यमुना के तटीय मैदानों पर भी हिंदी अधिक बोली जाती है। और आपके जो ये हिंदी शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है, तो दोस्तों आप बता देना आपके जो ये हिंदी शब्द हैं वो कौन सी भाषा का है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपके फारसी भाषा का। क्लियर यहां तक? अब देखो थोड़ा सा इसका संवैधानिक स्वरूप भी पढ़ लेते हैं। हालांकि आपके हिंदी वाले सर ने यह भी पढ़ाया होगा जहां से आपने ग्रामर पढ़ी होगी, है ना। हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप या भाषा का संवैधानिक स्वरूप, इसी को पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, पूरे पढ़ा देता हूं। चलो, भाषा का संवैधानिक स्वरूप, भाषा का संवैधानिक स्वरूप, संवैधानिक स्वरूप से हमारा तात्पर्य है कि संविधान में भाषा को कैसे कैसे मान्यता मिली थी, संविधान में भारत के संविधान में भाषा ने जो है अपना स्थान कैसे बनाया था, इन सारी चीजों के ऊपर अपन क्या करने वाले मेरे दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। भारत के अंतर्गत बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के भाग 17 में आपके भाषा का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो भारतीय संविधान का 17वां भाग। भारतीय संविधान का भाग कौन सा होगा, तो ध्यान रखना भाग यहां पे होगा आपके 17। भारतीय संविधान के आपके कौन से भाग में दोस्तों, भाग 17 के अंतर्गत आपके धारा 341 से लेकर के 353 तक भाषा की बात की गई है। किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों, भाग 17 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। भाग 17 के अंतर्गत कौन कौन सी धारा के अंतर्गत भाषा की बात की गई है मेरे दोस्तों, तो आपको यहां पे धारा जो याद रखनी है वो कौन सी रखनी है, वो आपको याद रखनी है 341 से 353 तक। 341 से लेकर के 353 तक भाषा का वर्णन किया गया है या भाषा का स्वरूप समझाया गया है। भाषा का स्वरूप समझाया गया है, ये ध्यान रखना, समझाया गया है ना। अभी तक मैंने हिंदी की बात नहीं की, यहां पे सभी भाषाओं का वर्णन जो किया गया था भाग 17 से लेकर के 341 से लेकर के आपके 353 तक, ये बात आपके क्या है मेरे दोस्तों बताई गई है। ये भी आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब इसी के अंतर्गत आपके एक धारा आती है, वो है आपके 341 धारा 341। इस 341 की एक, या इसको ए भी कह सकते, 341 एक धारा, 341 धाराएं इसके पार्ट बने हुए। तो इस 341 एक धारा के अंतर्गत यह बात की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है वो क्या मानी जाएगी, देवनागरी मानी जाएगी। ये आपके 341 एक में लिखा हुआ है। क्या बात लिखी हुई है 341 एक में, तो आपको ध्यान रखना है यहां पे ये बात लिखी हुई है, वो लिखी हुई है संघ की राजभाषा। क्या बात लिखी हुई है मेरे दोस्तों, संघ की राजभाषा जो होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी, तथा उसकी
लिपि जो है वो कौन सी मानी जाती है मेरे दोस्तों? लिपि जो होगी वो कौन सी होगी? आपके देवनागरी होगी। ये बात आपके कौन सी धारा के अंतर्गत लिखी गई है? तो ये बात आपके 341(1) के अंतर्गत आपके ये बात लिखी गई है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना 343, ये आपके 341 की 341 नहीं है दोस्तों, ये ना 341 नहीं है, 343 है। हाँ, ये 341 नहीं है, 343 है ना। 341 से 353 तक तो इसका क्या कर रखा है? आपके वर्णन कर रखा है। 343 के अंतर्गत ये बात की गई, आपको ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना धारा 343 का जो दूसरा भाग है, 341 नहीं, क्या याद रखोगे? 343, इसका जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग के अंतर्गत आपके ये बात लिखी गई है कि हिंदी की सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। हिंदी की सहायक राजभाषा कौन सी होगी? तो हिंदी की सहायक राजभाषा, हिंदी की सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। ये बात आपके कहां लिखी गई है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये बात आपके लिखी गई है 343(b) या 343(2) के अंतर्गत आपके ये बात लिखी गई है। तो आपके 343(1) में तो राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? तो उसको स्वीकार किया गया है हिंदी को। और 343(2) के अंतर्गत आपके एक बात और लिखी गई है कि इस हिंदी की एक सहायक भाषा नियुक्त की जाएगी ऐसे राज्यों के लिए जहां पर हिंदी को स्पष्ट रूप से समझा नहीं जाता है। उन राज्यों के अंतर्गत आपको हिंदी की जगह पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो वहां पे आपके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपके 343(2) के अंतर्गत इस बात को अंकित किया गया है, या 343(2) के अंतर्गत इसको क्या किया गया है मेरे दोस्तों? वर्णित किया गया है। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ध्यान रखना 14 सितंबर 1949 को, भाई कब दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, घोषित किया गया। ध्यान रखना हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखना हिंदी को राजभाषा आपके कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को अपन जो है ना, इसको हिंदी दिवस के रूप में भी क्या करते हैं मेरे दोस्तों? मनाते हैं। आपको ध्यान रखना। लेकिन राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई। बताए, और राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना आपके 1975 के अंतर्गत की गई। यह भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। यह संवैधानिक स्वरूप है कि भारत के अंतर्गत हिंदी को या अन्य भाषाओं को जो है किस किस रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि ये पार्ट मेरा नहीं है, ये पार्ट आपको हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक का है, लेकिन मैं जब भी शिक्षा शास्त्र पढ़ाता हूं तो हल्का सा ये परिचय बालकों को दे देता हूं कि हो सकता है किसी ने ये परिचय नहीं प्राप्त किया हो तो उसको यहां से क्या हो जाए मेरे दोस्तों? प्राप्त हो जाए। ये ध्यान रखना। तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? आपके 1975 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा क्या किया गया था मेरे दोस्तों? घोषित किया गया था। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा को दर्जा दिया गया है। 22 भाषा को दर्जा दिया गया। भाई कितनी भाषा को दिया गया मेरे दोस्तों? दर्जा दिया गया। कि भारतीय संविधान में कितनी भाषा को स्वीकार किया गया है मेरे दोस्तों? 22 भाषाओं को राजस्थान के भारत के संविधान के अंतर्गत क्या कर दिया गया है? आपके स्वीकार किया गया है मेरे दोस्तों। ये ध्यान रखना। कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? तो एक आपके भाषा आती है जिसको कहा जाता है असमिया, यानी कि असम में बोलने वाली भाषा, असमिया भाषा है ना। असम में जो भाषा बोली जाती है असमिया भाषा। एक आती है आपके जिसको अपन कह सकते हैं उर्दू। कौन सी भाषा कह सकते हैं मेरे दोस्तों? उर्दू भाषा। एक आपके आती है ओडिया, ओडिया भाषा है ना। यह आपको याद रखना है कि कौन कौन सी भाषा मैं बता रहा हूं। तो एक तो आती है असमिया भाषा,
एक आपकी आती है उर्दू, एक आती है आपके ओडिया, एक आती है कन्नड़, कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी, कश्मीरी और कोंकणी, कोंकणी भाषा। कितनी हो गई? 6। असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, गुजराती, डोगरी, तमिल, गुजराती, डोगरी, तमिल। ध्यान रखना कितनी भाषाएं? 22। असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी और कौन सी हो जाएगी? तमिल। तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, नेपाली, पंजाबी। आपको लग रहा होगा कि नेपाली तो विदेशी भाषा है, भारत के सटा हुआ एक देश है और बहुत सारे लोग जो है भारत के अंतर्गत क्या करते हैं, ये बनती है ना। फिर आपको याद रखना है बंगाली, बोडो, मणिपुरी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मणिपुरी। कितनी हो गई आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितनी भाषा हो गई आपके? 15। फिर आती है आपके मराठी, मलयालम, मैथिली, मराठी, मलयालम, मैथिली, मैथिली, मराठी, मलयालम और कौन सी हो जाएगी आपके? मैथिली। फिर आपके आती है संथाली, संस्कृत, हिंदी, संथाली, संस्कृत, हिंदी। कितनी कम पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और अंतिम आपके भाषा आती है जिसका नाम है सिंधी। कौन सी भाषा आ जाएगी? सिंधी। तो आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मान्यता दी गई थी वो कितनी भाषाओं को मान्य किया गया था? 22 भाषाओं को सबसे पहले इसके अंतर्गत मान्य किया गया था, जो क्रमबद्ध रूप से आपके जुड़ती गई। कौन कौन सी? कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण। सबसे पहले आपको ऊपर से याद रखना है असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, है ना। ये आपको 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? आपके स्थान दिया गया है। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। भाषा में स्थान दिया गया तो आपको ध्यान रखा कि यह बोला गया कि प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक होगा। क्या कहा गया दोस्तों? प्रत्येक भाषा का मानक रूप होगा। भाषा का क्या होगा मेरे दोस्तों? मानक रूप होगा। हर भाषा का क्या होगा मेरे दोस्तों? मानक रूप होगा। और आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषा का मानक क्या माना जाता है? तो हिंदी भाषा का मानक रूप माना जाता है खड़ी बोली। भाषा का मानक रूप क्या होगा? तो भाषा का मानक रूप होगा आपके खड़ी बोली। भाई क्या माना जाएगा? आपके खड़ी बोली। ये आपको भाषा का एक स्वरूप, भाषा की एक प्रक्रिया आपको क्या रखनी है मेरे दोस्तों? ध्यान रखनी है। ये आपको यहां तक पता होना चाहिए। चलिएगा एक बार मैं आपको फिर से पूरा का पूरा संवैधानिक परिचय रिवीजन करवा देता हूं शुरू से, फिर अपन नया टॉपिक लेंगे। हमने पढ़ा था भाषा विकास का क्रम। भाषा विकास का क्रम आपके संस्कृत से शुरू होता है। संस्कृत दो प्रकार की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ध्यान रखना लौकिक संस्कृत से पाली भाषा आती है, पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश से षोडशैनी आती है, षोडशैनी से आपके हिंदी भाषा मानी जाती है। विक्रम संवत 1050 के आसपास आपके हिंदी भाषा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखना ये भारत और यूरोप की भाषा होने के कारण इसको भारतीय भाषा भी कहा जाता है और लगभग 10 राज्यों के अंतर्गत हिंदी भारत के अंदर बोली जाती है। मध्य पश्चिमी और गंगा यमुना के तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदी का प्रचलन सर्वाधिक रहा था और आपके हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। संवैधानिक स्वरूप में आते हैं दोस्तों तो भारतीय संविधान के भाग 17 के 341 से लेकर 353 तक की धाराओं के अंतर्गत इनका वर्णन जो है आपके किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है 343(1)
के अंतर्गत ये बताई गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी। और आपके 343(2) के अंतर्गत बताया गया कि हिंदी की सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और राजभाषा विभाग की स्थापना आपके 1975 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी को यहाँ पे क्या दी गई, आपके जगह दी गई थी। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होगा और हिंदी भाषा का मानक रूप क्या माना गया है मेरे दोस्तों, खड़ी बोली माना गया है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? एक नई चीज मैं आपको और पढ़ाता हूं। एक अपन करते कि भाषा की विशेषताएं या भाषा के अभिलक्षण, क्या हेडिंग आएगी आपके, भाषा की विशेषताएं या इसके अभिलक्षण। भाषा की विशेषताएं या इसके क्या होंगे, आपके अभिलक्षण माने जाएंगे कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होगी और भाषा के आपके अभिलक्षण क्या होंगे। जो विशेषताएं होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अभिलक्षण। देखो सामान्य विशेषताएं अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन मेन बातें यहां पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे। आपके एक सबसे पहली विशेषताएं आती है जिसको कहा, अभिलक्षण आता है जिसको कहा जाता है यादृच्छिकता। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, एक अभिलक्षण आता है जिसको कहा जाता है आपके यादृच्छिकता। भाषा की एक विशेषता आती है जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का मतलब क्या होता है समझिए। यादृच्छिक या भाषा की एक विशेषता है, जिन लोगों ने जिस रूप में भाषा को स्वीकार कर लिया होता है वैसी उनकी भाषा बन जाती है। इसको कहते हैं मानी हुई या स्वीकार की हुई भाषा, कि कोई भी व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरी भाषा है तो वो हो जाती है। जैसे देखिएगा बहुत सारे लोगों को अपन ये देखते कि भाषा का प्रयोग करते समय वो कई बार अपने अपशब्दों का प्रयोग कर लेते, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए या जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का वो क्या कर लेते मेरे दोस्तों, प्रयोग कर लेते। तो एक समय के बाद में जब भी वो भाषा का प्रयोग करते तो उन अपशब्दों को अपने उस भाषा के साथ में मिला करके बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारी भाषा ऐसी है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है ना, ये हमारे भाषा के अभिलक्षण है या ये हमारी भाषा का ही एक भाग है। उनको नॉर्मल लगती है, वो बात करते करते 4 गालियां दे देंगे, उनको वो गालियां भी क्या लगती है, वहां पे सामान्य लगती है। इसको अपन कौन सी विशेषता कहते हैं, तो इसको अपन यादृच्छिकता कहते हैं। तो यादृच्छिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, मानी गई या स्वीकृत भाषा। मानी गई या स्वीकृत भाषा, लोग अपने हिसाब से भी अपनी भाषा का निर्माण कर सकते हैं, स्वीकृत भाषा। एक आपको ध्यान रखना है, एक भाषा की विशेषता आती है जिसको कहा जाता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सृजनात्मकता का मतलब होता है भाषा का सृजन होता है, यानी कि भाषा बढ़ती जाती है। भाषा का क्या होता है मेरे दोस्तों, भाषा का सृजन होता है, भाषा बढ़ती जाती है, भाषा कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे यदि मैं आपको यह बोलूं कि हिंदी भाषा का अंतिम वाक्य क्या है, जहां पे हिंदी खत्म हो जाती है, तो हम नहीं बता सकते। किसी भी भाषा का कोई अंतिम वाक्य नहीं होता, क्योंकि भाषा का सृजन होता है, नए नए शब्द आते जाते हैं, उन शब्दों को भाषा स्वीकार करती जाती है और उस भाषा की क्या होती जाती है मेरे दोस्तों, वृद्धि होती जाती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना, इस लाइन में क्या ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों, यह भी ध्यान रखना, किसी भाषा का कोई अंतिम वाक्य नहीं होता। किसी भी भाषा का कोई अंतिम वाक्य नहीं होता, कोई अंतिम वाक्य नहीं होता। किसी भी भाषा का कोई भी आपके क्या नहीं होता मेरे दोस्तों, अंतिम वाक्य नहीं होता, किसी भी भाषा का कोई लास्ट वाक्य नहीं होता। इसको अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सृजनात्मकता कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक आती है आपके द्वयात्मकता अभिरचना।
द्वयात्मकता अभिरचना एक विशेषता आती है जिसको अपन क्या कहते हैं? द्वयात्मकता अभिरचना। द्वयात्मकता अभिरचना। द्वयात्मकता अभिरचना क्या कहती है? द्वयात्मकता अभिरचना कहती है कि प्रत्येक भाषा के दो स्तर होते हैं। आप किसी भी भाषा का यदि प्रयोग करते हो या किसी भी भाषा को स्वीकार करते हो तो हर भाषा के कितने स्तर माने गए? तो प्रत्येक भाषा के दो स्तर माने गए। तो ये कहती है कि भाषा के दो स्तर होते हैं। भाषा के कितने स्तर होते हैं मेरे दोस्तों? भाषा के दो स्तर होते हैं। वो दो स्तर कौन कौन से होते हैं जो माने गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा के दो स्तर होते हैं, जिसमें से एक स्तर को तो कहा जाता है आपके स्वनिम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? एक का तो नाम है आपके स्वनिम, स्वनिम, और एक जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आपके रूपिम। भाषा के कितने स्तर माने जाते हैं? दो। एक का तो नाम क्या है? आपके स्वनिम, और एक क्या होता है? आपके रूपिम। स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि। स्वनिम का मतलब क्या होता है? ध्वनि। और रूपिम का मतलब क्या होता है? अर्थ। यानी भाषा का जो शब्द है तो जहां से ध्वनि निकल रही है वो तो स्वनिम कहलाएगी, और जहां से अर्थ निकल रहा है वो रूपिम कहलाएगा। जैसे अपन बोलते हैं क, इस क में दो चीजें हैं, एक तो आपके ये आधा क और इसके अंदर एक आपके अ की ध्वनि है। तो ये अ की जो ध्वनि है वो स्वनिम है, और ये क जो है वो क्या है? आपके रूपिम है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाषा के आपके कितने स्तर होते हैं। तो प्रत्येक भाषा के आपके कितने स्तर माने जाते हैं? दो स्तर, एक स्वनिम और एक क्या होगी दोस्तों? ये आपको क्या रखना है दोस्तों? जरूरी है। एक आती है अंतर्विनियमता। भाषा की एक विशेषता आती है अंतर्विनियमता। विनियमता। अंतर्विनियमता क्या कहती है? कि भाई भाषा का प्रयोग करने के लिए एक नियम है कि भाषा का प्रयोग करने के लिए एक श्रोता और एक वक्ता का होना जरूरी है, और समय समय पर इन दोनों की भूमिका का बदलना भी जरूरी है। एक व्यक्ति केवल बोला जा रहा है, दूसरा सुन रहा है, ऐसा नहीं है। सुनने वाला भी कभी कभी क्या दे? आपकी प्रतिक्रिया दे। इन दोनों की भूमिका का बदलना समय समय पर क्या है मेरे दोस्तों? जरूरी है। तो अंतर्विनियमता का मतलब होता है कि भाषा का प्रयोग करने के लिए श्रोता और वक्ता का होना जरूरी है, और इन दोनों की समय समय पर भूमिका बदलनी भी जरूरी है। कभी वक्ता श्रोता बने, कभी श्रोता किस रूप में आए? आपके वक्ता के रूप में आए। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है ना? क्या ध्यान रखोगे? भाषा प्रयोग के लिए श्रोता वक्ता का होना जरूरी है। भाषा प्रयोग के लिए श्रोता तथा श्रोता व वक्ता का होना जरूरी है। वक्ता का होना जरूरी है तथा दोनों की भूमिका का समय समय पर बदलना जरूरी है। दोनों की भूमिका का समय समय पर बदलना जरूरी है। समय समय पर बदलना जरूरी है। यह आपको क्या रखना है? इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। यह आपको पता होनी चाहिए कि अंतर्विनियमता क्या होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अंतर्विनियमता का मतलब होता है भाषा के अंतर्गत एक श्रोता होगा, भाषा के अंतर्गत एक वक्ता होगा, और समय समय पर उनकी दोनों की भूमिकाओं में भी क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? बदलाव किया जाएगा। यह आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना? यह आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है विस्थापन। ये बहुत नई चीजें पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती है क्योंकि बिल्कुल नई चीजें आप पढ़ रहे हो, लेकिन जिस प्रकार का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीजें आपके काम आ सकती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है भाषा के अंतर्गत? भाषा की एक सबसे बड़ी खास विशेषता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों के संबंध में बात एक साथ की जा सकती है।
है ना, करने के लिए आपको वर्तमान काल में नहीं जाना पड़ेगा, भविष्य की बात करने के लिए आपको भविष्य काल में नहीं जाना पड़ेगा। आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों के संबंध की बात एक ही समय पर एक ही जगह पर कर सकते हैं। यह भाषा की कौन सी विशेषता कहलाएगी मेरे दोस्तों? ये जो विशेषता कहलाएगी वो कहलाएगी आपके विस्थापन। तो विस्थापन में क्या याद रखोगे? भाषा से भूतकाल, भाषा से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल, तीनों के संबंध में एक साथ बात की जा सकती है। तीनों के संबंध में क्या की जा सकती है मेरे दोस्तों? एक साथ बात की जा सकती है। ये आप तीनों के संबंध में एक साथ बात की जा सकती है। ये आपके किसने कहा था मेरे दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है आपके विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? तीनों परिस्थितियों की बात एक साथ में करना क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? विस्थापन कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक आती है आपके जिसको कहा जाता है विवक्ता। विवक्ता का मतलब क्या होता है? विवक्ता का मतलब होता है कि भाषा कभी भी एक रूप में नहीं होती बल्कि अलग अलग खंडों में विभाजित होती है। जैसे ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से वाक्यांश, पद, कविता, कहानी, ऐसे बनता चला जाता है। तो कोई भी भाषा एक रूप में नहीं होती बल्कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है? छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती है। और सारे छोटे छोटे खंड मिलकर के एक सही भाषा का क्या करते हैं? आपके निर्माण करते हैं। इस विशेषता को अपन क्या कहते हैं? विवक्ता कहते हैं। भाई कौन सी विशेषता कहते हैं? तो आपको पूछ ले कि विवक्ता का मतलब क्या होता है? कि भाषा छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होती है। क्या याद रखोगे? भाषा छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती हैं। छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती हैं। जैसे ध्वनि से हमने क्या निकाला? वर्ण, वर्ण से अपन क्या बना दिया? शब्द, शब्द से हमने क्या बना दिया? वाक्य। इस तरीके से ये आगे क्या रहती है मेरे दोस्तों? बढ़ती रहती है। इस विशेषता को क्या कहा जाता है? विवक्ता। तो आपको ये ध्यान रखना है विवक्ता का मतलब क्या होता है। तो विवक्ता का मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ये विवक्ता का मतलब होता है। फिर एक आती है आपकी विशेषज्ञता। भाषा की एक विशेषता और आती है जिसको कहा जाता है विशेषज्ञता। देखो ये विशेषता क्या कहती है? विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है? हमें जो भी भाषा आती है उसमें हम विशेषज्ञ होते हैं। जैसे हमें हिंदी भाषा आती है तो हम कुछ भी काम करते करते हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए उस काम को हमें छोड़ना पड़े। व्यक्ति खाना बनाते बनाते फोन पे बात कर लेता है क्योंकि भाषा में विशेषज्ञता है। तो जो भाषा हमें आती है उसमें हम विशेषज्ञ होते हैं। उस भाषा का प्रयोग हम प्रत्येक परिस्थिति में कर लेते हैं। किसी अन्य काम को करते करते साथ में भी हम भाषा का क्या कर लेते हैं? प्रयोग। लेकिन वो भाषा हमें आनी चाहिए। जैसे हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम खाना बनाते बनाते अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बात करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो बाकी सारे काम को छोड़ना पड़ेगा, सोच सोच करके बोलना पड़ेगा। हिंदी बोलते वक्त अपन सोचते नहीं है, कोई भी काम कर रहे, काम के साथ साथ में हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? हिंदी भाषा का प्रयोग कर दिया। इसको कहा जाता है विशेषज्ञता। तो क्या याद रखोगे? किसी काम को करते करते भी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो भाषा हमें आनी चाहिए, उस भाषा में हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हमें क्या कहा जाता है? विशेषज्ञता। तो आपकी एक विशेषता और आएगी जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? विशेषज्ञता। एक विशेषता आती है अनुकरण ग्राह्यता। ये तो सिंपल सी विशेषता है, आप नाम से ही समझ जाओगे। अनुकरण ग्राह्यता।
अनुकरण ग्राह्यता का मतलब क्या होता है? तो ये सिंपल सी बात है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बिल्कुल घर वाले जैसे बोलेंगे वैसे हम भी सीख लेंगे। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। एक और अच्छी विशेषता बताता हूं मैं आपको, शानदार याद आई मुझे। एक आपके और अच्छी विशेषता आती है मेरे दोस्तों, जिसको कहा जाता है वाक छल्लता। वाक छल्लता। देखो, वाक का मतलब होता है बोलना और छलना का मतलब छलना, कि बोल करके लोगों के साथ में छल कर लेना क्या कहलाता है? वाक छल्लता कहलाता है। इसके अंदर भाषा की एक विशेषता है कि हमें वो भाषा भी बढ़िया लगती है जो भाषा व्याकरण की दृष्टि से तो सही होती है पर अर्थ की दृष्टि से गलत होती है ना। जैसे आप कोई भी गाने सुनते हो, शायरी सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, तो वो आपके व्याकरण की दृष्टि से तो सही है। जैसे एक गाना आपने पहले बहुत सुना होगा, बड़ा पॉपुलर होता कि आ ले चले तुझे तारों के शहर में। अब ये व्याकरण की दृष्टि से तो वाक्य सही है, अर्थ की दृष्टि से गलत है। तारों के शहर में कैसे ले जाया जा सकता है ना, अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी ये भाषा की एक विशेषता है कि भाषा ऐसी चीजों को भी क्या करती है मेरे दोस्तों, स्वीकार करती है। इसको कहा जाता है वाक छल्लता। तो ये जितने भी शायर, कवि, पोइटर, गीतकार है ना, वो शब्दों के द्वारा लोगों को छलते हैं और बिना अर्थपूर्ण बात करते, फिर भी लोग नीचे बैठे बैठे करते वाह क्या बात कह दी, है ना, जिसका कोई सेंस भी नहीं, जिसका कोई अर्थ भी नहीं। लेकिन ये भाषा की विशेषता है, ये भाषा के अभिलक्षण है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाक छल्लता का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्तों। वाक छल्लता का मतलब होता है जब कोई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही, व्याकरण की दृष्टि से सही तथा अर्थ की दृष्टि से गलत हो, तथा अर्थ की दृष्टि से क्या हो मेरे दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से गलत हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, वाक छल्लता कही जाएगी। ये भी आपके एक किसकी विशेषता मानी जाएगी, तो ये भी आपके एक भाषा की विशेषता मानी जाएगी। आपको ध्यान रखना। एक आती है आपके सांस्कृतिक संचरण या परंपरा। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर तो मैं बातें भी नहीं लिखूंगा। सांस्कृतिक संचरण, सांस्कृतिक संचरण क्या कहता है कि बालक को जिस संस्कृति में रखा जाए, बालक उस संस्कृति की भाषा बोलने लग जाता है। बालक को जिस कल्चर में रखा जाएगा, बालक उस कल्चर की भाषा को जल्दी क्या कर लेगा मेरे दोस्तों, स्वीकार कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर लिखने जैसी कोई बात नहीं है, तो अपन फालतू में टाइम वेस्ट करके उसके अंतर्गत एक आध लाइन को क्या नहीं करना चाहेंगे, ऐड भी नहीं करना चाहे। तो ध्यान रखना, सांस्कृतिक संचरण का मतलब होता है हम उनके द्वारा सीखता। आपको ये ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना, भाषा, सामान्य विशेषताएं लिखवा रहा हूं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। हालांकि भाषा का अधिगम भी होता है। अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। ध्यान रखना, दो कौशल होते, सुनना बोलना व्यक्ति अर्जन कर लेता है, लेकिन पढ़ना लिखने के लिए उसको अधिगम करना पड़ेगा। तो भाषा अर्जन भी होती है और भाषा अधिगम भी होती है। भाषा स्वतः भी सीखी जाती है और भाषा के लिए प्रशिक्षण भी चाहिए होता है। तो ध्यान रखना, भाषा एक क्या है, हमारी अर्जित संपत्ति है। यह भी आपको ध्यान रखना है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये इनकी अन्य विशेषताएं हैं। भाषा एक क्या है मेरे दोस्तों, तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के बीच में रहकर के भाषा की प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है। तो इसको अपन कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है। एक आपको ध्यान रखना है, इसकी एक विशेषता और आती है परिवर्तनशीलता, कि भाषा समय समय पर परिवर्तन होती है। ये अपन ने कल भी पढ़ लिया था जब अपन ने आपके संस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण पढ़े थे। परिवर्तनशीलता, कि भाषा समय समय पर क्या रहती है मेरे दोस्तों, बदलती रहती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसको अपन क्या कहेंगे, परिवर्तनशीलता भी कहेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, हिंदी भाषा संयोग से वियोग की तरफ चली है।
संयोग का मतलब बड़ी जुड़ी हुई, वियोग का मतलब टूटी हुई, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का जो विकास होगा था वो संयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था तक चली है, यानी संस्कृत के बड़े बड़े शब्द टूट करके हिंदी के छोटे छोटे शब्द बन गए। संस्कृत में इतने बड़े बड़े शब्द होते थे, इसके छोटे छोटे हिंदी में 4 बन गए। तो आपको एक विशेषता हिंदी के बारे में अलग से ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? सब भाषा के बारे में याद रख दो। भाषा संयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था की ओर चलती है, वियोगा अवस्था की ओर चलती है, वियोगा अवस्था की ओर चलती है और चलती हैं। यह बात भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है कि यह संयोग से कैसे चलती है मेरे दोस्तों, वियोग की ओर चलती है। दोस्तों आपको भी एक ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी भौगोलिक क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है। क्या याद रखोगे? प्रत्येक भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है ना। ये एरिया है कि वहां पे ये भाषा बोली जाएगी, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। जैसे अपन मानते हैं कि राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो राजस्थानी भाषा एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत ही बोली जाती है, ये उसका भौगोलिक क्षेत्र कहलाएगा। ये आपकी भाषा की विशेषता है। समाप्त। क्लियर? चलिए एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं, सारी चीजें आपने नई नई पढ़ी है आज। देखो, भाषा की विशेषताएं या अभिलक्षण की बात की थी। यादृच्छिकता का मतलब होता है मानी गई या स्वीकृत भाषा। सृजनात्मकता का मतलब होता है भाषा का सृजन होता है, किसी भी भाषा का कोई भी अंतिम रूप नहीं होता, है ना। द्वयात्मकता का मतलब है भाषा के 2 स्तर होते, स्वनिम और रूपिम, है ना। फिर आपको ध्यान रखना है अंतर्विनियमता का मतलब है भाषा प्रयोग के लिए श्रोता और वक्ता का होना जरूरी है और दोनों की परिस्थितियों में बदलना भी जरूरी है। विस्थापन का मतलब होता है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल की बातें अपन एक साथ की जा सकती है भाषा से। विवक्ता का मतलब होता है पहले भाषा को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। विशेषज्ञता का मतलब जो भाषा हमें आती है हम उसको किसी भी काम के साथ साथ बोल सकते हैं। अनुकरण ग्राह्यता कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। वाक्छलता का मतलब होता है जब कोई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही और अर्थ की दृष्टि से गलत हो। भाषा संस्कृति का संचरण करती है, जिस संस्कृति में रखा जाए बालक उस भाषा को सीख लेगा। वार्जा अर्जित भी होती है, अधिगम भी होती है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, ये परिवर्तनशील होती है। भाषा संयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था की ओर गमन करती है और प्रत्येक भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। क्लियर? इसके बाद में अपन ने जो आज पढ़ा था उसका भी मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं मेरे दोस्तों। हमने भाषा विकास का क्रम पढ़ा था और मैंने कहा था कि भाषा का विकास संस्कृत से हुआ। 2 संस्कृत होती थी, वैदिक और लौकिक। लौकिक से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसेनी और शोरसेनी से क्या आई? हिंदी। ध्यान रखना विक्रम संवत 1050 के आसपास जो है आपका भाषा का उत्पत्ति का समय माना जाता है हिंदी का। इसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं। लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। मध्य पश्चिमी और गंगा यमुना के तटीय मैदानों पर अधिक बोली जाती है और हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। संवैधानिक स्वरूप की बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के भाग 17 की धारा 341 से 353 तक भाषा का स्वरूप समझाया गया है। धारा 343 एक में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 2 में लिखा गया कि हिंदी की सहायक भाषा अंग्रेजी मानी जाएगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी भाषा को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है और हिंदी भाषा का क्या होता है मेरे दोस्तों? मानक रूप क्या बताया गया है? तो वो मानक रूप बताया गया है आपके खड़ी बोली। हालांकि 10 मिनट में क्लास और भी ले सकता हूं, पर मुझे लगता है कि आज कंटेंट ज्यादा हो गया है ना, तो अपन आराम से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे और बहुत नई नई बातें आपको धीरे धीरे पता चल भी रही होगी कि भाषा के संदर्भ में ऐसा कुछ भी होता है जो हमें आज ज्ञात हो रहा है। ऐसी बातें चलती रहेगी। देखो दोस्तों, 10 क्लास ज्यादा हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, पर घास नहीं काटी जाए यह बेहतरीन है। हमें खुद को नहीं पता कि कब कौन सा प्रश्न कहां से उठ करके आ जाए, तो इसीलिए आपको पता है कि कन्हैया एजू सेंटर की मूलभूत आप कह सकते हो कि विशेषता है
कि क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे 5 घंटे ज्यादा लग जाए, इसका हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं। और हमारे साथ में जितने बच्चे जुड़े हुए वो भी धैर्यवान बच्चे जुड़े हुए हैं, और वो बच्चे जो है अपने हिसाब से, अपने तरीके से हमारा साथ भी दे रहे हैं। क्लास बढ़िया लगी रही है। तो आपकी ये थोड़ी सी रफ्तार धीरे पड़ गई है, आजकल नए बच्चे जुड़ने भी थोड़े से कम हो गए। पता नहीं, कुछ नहीं, अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई, उस वजह से हुएंगे। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया का निर्माण अवश्य दें। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।